हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्ञानवाणी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। हाँ, ये मैं गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो को आप देखने के बाद आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट पसंद आने लगेगा और इस चैप्टर की एक एक बात आपको जरूर समझ में आएगी, ये मैं आपसे गारंटी देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन हम जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति हिंदी में बोला जाता है, एक ऐसा समय था जब लोगों ने उस समय की स्टेब्लिश मोनार्की सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। ये वर्ल्ड में एक ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट है जिसने पूरी दुनिया में एक बदलाव का काम किया, जिसने लोगों को राजतंत्र मोनार्की सिस्टम से डेमोक्रेसी में तब्दील किया। यही वो समय है जब लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता लगा और उन्होंने अपने अधिकारों के लिए, अपनी समानता के लिए आवाज उठाई। चलिए अब समझते हैं कि आखिर फ्रेंच रेवोल्यूशन था क्या, वहाँ की सोसाइटी क्या थी, किस समय का दौर था। तो ये बात है 18th सेंचुरी की। वहाँ की सोसाइटी की चर्चा करते हैं। वहाँ पे जो शासन करते थे वो थे बोरबोन डायनेस्टी। वहाँ के राजवंश जिसको बोला था डायनेस्टी, उसका नाम था बोरबोन डायनेस्टी। और यहाँ पे समय आ गया था बोरबोन डायनेस्टी के 16th किंग की, जिसका नाम था लुइस 16, जो 1774 में राजा बना। 20 साल की उम्र में उसने शादी कर ली। जो शादी की वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस जिसका नाम था मैरी एंटोइनेट, इसे शादी की उसने। चली, पर जब वो राजा बना उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी थी। पहले से पहले मैंने देखा कि उसके राजकोष में उसकी ट्रेजरी पैसा खत्म हो गया था। उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, यहाँ तक कि उसके पास अपने किलो का खर्चा उठाने के लिए भी पैसा नहीं था। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में आगे हम जानते हैं। चलिए हम देखते हैं कि कॉजेस फॉर एन एम्प्टी ट्रेजरी। उसके राजकोष जो था, उसका जो खजाना था, उसमें खाली होने के आखिर कारण क्या थे, ये हम जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही लाजवाब स्टोरी। देखिए, ये फोटो देखिए लुइस 16 का। तो सबसे पहला कारण था लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर। बहुत लंबे वॉर चल रहे थे, युद्ध चलते रहते थे, एक दूसरे पर कब्जा करने के लिए युद्ध चलते रहते। स्पेशली ब्रिटेन एंड फ्रांस में कंपटीशन होता था कि कौन ज़्यादा कॉलोनीज पर कब्जा करेगा, किसको कॉलोनीज ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पे ये था। तो उनके बीच जो युद्ध चलते रहते, कॉलोनीज के कब्जा करने के लिए युद्ध चलते, उससे उसका एम्प्टी ट्रेजरी एम्प्टी हो गई थी। यहाँ पर हम देखते हैं हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट। जो कोर्ट था, जो पैलेस थे वर्सलेस के, बहुत कॉस्टली थे। उसको ऐसे मेंटेन करना, सारे सैलरी देना, इतने सैनिक रखना, सबका खर्चा बहुत ज़्यादा था। थर्ड है अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प्ड। ये मेन टॉपिक था। फ्रांस ने अमेरिका को आज़ाद कराने के लिए, अमेरिका को आज़ाद कराने के लिए वहाँ की 13 जो कॉलोनीज थी अमेरिका की, उसको आज़ाद कराने के लिए बहुत हेल्प की। ये 13 कॉलोनीज ब्रिटेन के कब्जे में थी और ब्रिटेन से आज़ाद कराने के लिए अमेरिका की फ्रांस ने मदद की, हेल्प की। उसके पीछे भी लॉजिक था, वो आपको बहुत आसानी से मिलेगा नहीं, पर मैं आपको बता देता हूँ। उसके पीछे भी लॉजिक था कि फ्रांस की नज़र कनाडा पे थी और वो कनाडा पर कब्जा करना चाहता था, उसको अपनी कॉलोनी बनाना चाहता था और उसमें अमेरिका को आज़ाद करा के, अमेरिका से ट्रीटी करके वो कनाडा पे कब्जा करना चाहता था, उसको कॉलोनी बनाना चाहता था। इसलिए उसने अपनी सारी ताकत अमेरिका को आज़ाद कराने में लगाई। और ये भी आप नोटिस करो कि अमेरिका भी आज़ाद इसी समय पर 1774 to 76 अमेरिका यूएसए आज़ाद हुआ था, फ्री हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि
इस युद्ध को लड़ते लड़ते फ्रांस को बहुत सारा कर्जा लेना पड़ा और वो बिलियंस लीवर्स वहाँ की करेंसी थी के कर्ज में दब गया। ठीक है, देखा गया है हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लीवर्स बढ़ गया था। लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट न्यू बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट। जिसने उसको पैसा दिया, वो जो लोन दिया गया था उसमें 10% इंटरेस्ट लगा रहे थे। चलिए आगे देखते हैं द फ्रेंच सोसाइटी। वहाँ की सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी को कहा जाता था पहले ओल्ड रिजाइम मतलब पुराणिक जो चल रही थी वहाँ पे। यहाँ पे हम पिक्चर में देख सकते हैं 3 डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया था वहाँ के लोगों को, जिसमें सबसे ऊपर तो राजा ही आता था, उसको हम साइड में रखते हैं। उसके बाद होता था क्लर्जी, नोबिलिटी और लास्ट इज थर्ड एस्टेट। The term old regime is usually used to describe the society and institutions of France before 1789, French society before 1789। ठीक, इससे पहले हम देखते हैं कि 1789 से पहले जो सोसाइटी थी वो 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। 3 एस्टेट्स। इट वॉज कॉल्ड अ सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोसाइटी ऑफ स्टेट्स। चलो समझते हैं आखिर वो सोसाइटी ऑफ स्टेट्स थी क्या। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको 3 डिफरेंट कैटेगरीज में लोगों को बांटा गया था। फर्स्ट वाज द क्लर्जी, सेकंड वन नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट वाज ऑल। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट की हम चर्चा करते हैं। द फर्स्ट स्टेट कंसिस्टेड ऑफ द क्लर्जी। क्लर्जी की बात करें सबसे ऊपर इसको माना था तो हाईएस्ट पोस्ट हम कह सकते हैं, और ये कोई टैक्स वैक्स भी पे नहीं करते थे। इनको स्पेशल राइट होता था कि ये कोई भी टैक्स नहीं पे करते थे। चलो क्लर्जी एक बार समझ लो आप आखिर क्लर्जी है। क्लर्जी जो होते हैं वो चर्च से जुड़े हुए लोग होते हैं, स्पेशली पॉप जो रिलीजियस एक्टिविटीज सेरेमनीज करते हैं। पॉप हम हिंदी में पुजारी कह सकते हैं ना, मंदिरों में होते हैं, ऐसे जो चर्च में होते हैं उनको पॉप कहा जाता है। तो स्पेशली क्रिश्चियन चर्च में जो पॉप होते हैं वो क्लर्जी होते थे। ये सबसे ऊपर कैटेगरी में आते थे, कोई टैक्स नहीं देते थे। सेकंड है नोबिलिटी। नोबिलिटी की हम बात करते तो ये भी कोई टैक्स पे नहीं करते थे और ये सेकंड पर आते थे। स्पेशली इनको बोला जाता है नोबल। यहाँ वहाँ पे उस टाइम में नोबल मतलब होता है फ्यूडल। आज के अपने इंडियन अगर मैं बोलूँ तो जमींदार, बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन के मालिक, लैंड ओनर्स, और ये बहुत बड़ी ज़मीन के मालिक होते थे, फ्यूडल होते थे, और इनको भी प्रिविलेज होता था, स्पेशल राइट होता था। ये कोई टैक्स पे नहीं करते थे और रिस्पेक्टेड कहे जाते, समाज में बहुत ऊंचा तबका माना जाता था। चलो नोबिलिटी को समझ लेते हैं। नोबल आर दोज पीपल हु आर लैंड ओनर्स। जैसे मैंने बताया कि ये लैंड ओनर्स थे और ये कोई टैक्स देते नहीं थे पर कोई टैक्स लेते भी नहीं थे। हाँ, चर्च टैक्स लेती थी, वो हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे अभी कि चर्च कौन सा टैक्स लेती थी। पर ये जो नोबिलिटी थे ना ही टैक्स देते थे और ना ही टैक्स लेते थे। चलो नेक्स्ट आते हैं थर्ड एस्टेट। थर्ड स्टेट जो सबसे बड़ा, लगभग 90% ऑफ पॉपुलेशन आर थर्ड स्टेट, वो थर्ड स्टेट। तो बात करते हैं तो थर्ड स्टेट में आते थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स, पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, लैंडलेस स्लेव, सर्वेंट्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो थर्ड स्टेट में गरीब और अमीर दोनों तबके थे। पढ़ा लिखा वर्ग सबसे ज़्यादा थर्ड एस्टेट में ही था। एजुकेटेड पीपल जो जॉब कर रहे थे, लॉयर थे, डॉक्टर थे, जैसे मैं पहले ही बताया, सारे ही लोग जो है थर्ड एस्टेट में थे। यहाँ पे हम गरीब भी देख सकते हैं जिनके पास खुद लैंडलेस लेबर की खुद की ज़मीन नहीं थी, वो दूसरों की ज़मीन पर या फ्यूडल की ज़मीन पर जाकर काम करते थे। और कुछ ऐसे ज़मीन जिनकी खुद की छोटी मोटी ज़मीन होती थी, सिर्फ अपने गुजारे के लिए काम करते थे, थर्ड एस्टेट्स के लोग थे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सारा जो टैक्स होता था वो थर्ड स्टेट के लोगों को ही देना होता था। हम देखते हैं कि 90% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वर पीजेंट्स। तो अब पीजेंट्स मेन थे और पीजेंट्स के ऊपर ये अत्याचार था, उनको ही टैक्स देने पड़ते थे। जिससे ने बताया कि 2 तरह के टैक्स देने पड़ते थे उनको। तो डायरेक्ट है, दैट वाज कॉल्ड टाइल। तो टाइल उनको डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था, और
टाइल के अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस भी देना होता है, हमें भी देना होता है कि सामान के साथ में टैक्स लग के आता है, वो तो हम देते ही देते हैं। तो काफ़ी इनडायरेक्ट टैक्स भी तो देने ही पड़ते थे। उसके अलावा 2 टैक्स मेन थे, जैसे मैंने एक बताया है टाइल, जो डायरेक्ट राजा को टैक्स जाता था। दूसरा था टिथ्स। टिथ्स जो टैक्स था ये चर्च को दिया जाता था, ऐसे हम धार्मिक भी कह सकते हैं, रिलीजियस टैक्स कह सकते हैं। टिथ्स ये चर्च को दिया जाता था टैक्स। तो अब आप देख सकते हैं कि दो को स्पेशल प्रिविलेज था, उनको टैक्स नहीं देते थे और सबसे अमीर भी थे, और जिसमें से एक क्लर्जी करते तो कुछ नहीं थे, ऊपर से पब्लिक से टैक्स लेते थे और पैसा कमाते थे। और नोबल जो थे उनको राजा ही ज़मीन देता था और वो नोबिलिटी का सुख भोग रहे थे। वो मालिकाना हक था, वो टैक्स भी ले लेते थे लोगों से, खेती भी और लोगों से ज़बरदस्ती काम भी करवा लेते थे, पैसे भी नहीं देते थे। तो ये देखने वाली बात है कि थर्ड स्टेट सीधा सीधा टॉर्चर हो रही थी, और यहाँ पे एजुकेटेड जो पीपल थे अब वो अपने तरीके से इस बात को समझ रहे थे और आवाज़ उठा रहे थे। तो यहाँ आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा। प्लीज़ एक बार फिर मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।